हाँ जी, तो हाइड्रोजन कर रहे थे हम अपना चैप्टर। तो इस चैप्टर में हम करें, अब हम लेक्चर जो हम करेंगे इसमें डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ हाइड्रोजन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपके आ जाएगी नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन क्या होती है, जब आप किसी एसिड वगैरह से के ऊपर एक्टिव मेटल डालते हो, ठीक है जी, तो जो हाइड्रोजन तब निकलती है एटॉमिक फॉर्म में, इमीडिएट, जो भी कंबाइन नहीं होती, तो उसको बोलते हैं नेसेंट मोमेंट ऑफ इट जनरेशन, वैट इज जस्ट सेट फ्री इन अ केमिकल रिएक्शन। जैसे आपने मेटल को डाला एसिड में, 2H ये अकेला, इसको H ऐसे ही लिखते हैं, अलोन। ठीक है, तो द हाइड्रोजन मोर रिएक्टिव, ये किसी से भी मतलब पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। इट रिड्यूसेस द फॉलोइंग एच, नेसेंट हाइड्रोजन FeCl3 को रिड्यूस करेगी FeCl2 के अंदर, Fe3 को Fe2 पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देती है, KMnO4 को रिड्यूस कर देगी इंटू M, 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे +7 है, यहाँ पे +2 में आ जाता है मैंगनीज। ठीक है जी, ठीक है, मैंगनीज की ऑक्सीजन स्टेट यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज आता है। ठीक है, एसिडिक मीडियम में पोटाशियम डाइक्रोमेट को यहाँ से +6 में कहाँ पे ले आती है, +3 में ले आती है क्रोमियम को। ठीक है, क्रोमियम को रिड्यूस कर देती है, और ये काम आपकी H2 नहीं कर सकती, ये तीनों रिएक्शंस आपका H2 नहीं शो कर सकता। तो दिस इज़ अ डिफरेंस, नो कलर चेंज ऑब्जर्व्ड। ठीक है, ये ऑरेंज कलर का होता है क्रोमियम का सॉल्ट, +6 में क्रोमियम ऑरेंज होता है, जैसे पोटाशियम डाइक्रोमेट का कलर ऑरेंज होता है, और क्रोमियम, ये जो क्रोमियम सल्फेट बन रहा है इसका 3, जिसमें क्रोमियम 3 पॉजिटिव में है, जिसमें क्रोमियम आपका 3 पॉजिटिव में है, तो वो उसका ग्रीन कलर होता है, कलर चेंज आ जाएगा। वॉयलेट से ये कलरलेस हो जाएगा सोल्यूशन, जबकि MnO4 के अंदर भी ऐसे रिएक्शन होगा तो। ठीक है, चलो, कहता क्योंकि ये इतना ये पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है देन हाइड्रोजन, वाई, बिकॉज क्योंकि जब ये कंबाइन करेगा तो एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज करेगा। ठीक है, एड्जॉर्ब्ड हाइड्रोजन, एड्जॉर्ब मतलब जब आपको पता है, आपने बहुत सारी रिएक्शंस पढ़ी हुई हैं, जैसे आपने रिडक्शन करते हो हाइड्रोजन पे एज ऑफ निकल ये वगैरह, तो मेटल के सरफेस के ऊपर आके हाइड्रोजन, मेटल के सरफेस के ऊपर एक्टिव साइट होती है, वहाँ पे आके हाइड्रोजन बाइंड हो जाता है। ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक कर देता है, अब ये हाइड्रोजन आगे रिडक्शन वगैरह के लिए यूज़ होता है। ठीक है, इसको एड्जॉर्ब्ड हाइड्रोजन और ऑक्लूडेड हाइड्रोजन भी कहा जाता है। ठीक है, जितना ज़्यादा क्या बोलेंगे सरफेस एरिया होगा इसका मेटल का एड्जॉर्बेंट का, उतना ज़्यादा गैस एड्जॉर्ब होगी। ठीक है जी, टेम्परेचर बढ़ाने से एड्जॉर्प्शन डिक्रीज होती है। ठीक है जी, आगे एटॉमिक हाइड्रोजन, एटॉमिक हाइड्रोजन कैसे बनती है, जब आप हाइड्रोजन गैस में इलेक्ट्रिक स्पार्क पास करते हो तो एटॉमिक हाइड्रोजन बनती है। ठीक है जी, एटॉमिक हाइड्रोजन वापस कंबाइन करके H2 बनाने की कोशिश करती है, तो इसलिए ये कहाँ पे यूज़ होती है, हाइड्रोजन वेल्डिंग टॉर्च में। ठीक है जी, वेल्डिंग के काम आती है। ठीक, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर जनरेट कर देती है ये। और क्या कर सकती है एटॉमिक हाइड्रोजन, रिडक्शन कर सकती है सिल्वर क्लोराइड की, सिल्वर सॉल्ट्स की रिडक्शन कर सकती है इनटू सिल्वर। ठीक है जी, सिल्वर ऑक्साइड डालोगे, ये क्या ऑक्सीजन रिमूव कराओ, नेगेटिव आयन रिमूव करा दो दोनों में से, ये HCl बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। अगर नॉन मेटल के साथ सल्फाइड बना दिया हाइड, ठीक है जी, पॉजिटिव आयन दे, ये खुद पॉजिटिव जाएगी उनकी। ठीक है, रिडक्शन करेगी ना उनकी भी। ठीक है, रिएक्शन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हाइड्राइड बनाएगी मेटल्स के साथ जुड़ के, नाइट्रोजन के साथ डज नॉट गिव NH3, एटॉमिक हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करती। ठीक है जी, ये एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, कहता है नेसेंट हाइड्रोजन जो है आप रूम टेम्परेचर पे भी प्रोड्यूस कर सकते हो, जबकि एटॉमिक हाइड्रोजन हमेशा ही हाई टेम्परेचर पे प्रोड्यूस किया जाता है। दिस इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द टू। कैन नेसेंट हाइड्रोजन को कभी आइसोलेट नहीं करा जा सकता, एटॉमिक हाइड्रोजन को आइसोलेट किया जा सकता है। रिड्यूसिंग पावर एटॉमिक हाइड्रोजन इज मोर देन दैट ऑफ द नेसेंट हाइड्रोजन। ठीक है, अगर डिफरेंट सर्कल्स के ऊपर हाइड्रोजन गैस आपने एब्जॉर्ब करानी है तो एब्जॉर्ब सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कहाँ पर, कोलॉइडल प्लेटियम पे, उसके बाद सिंपल प्लेटियम। कोलॉइडल प्लेटियम क्या होता है, कोलॉइडल सिस्टम में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जितना ज़्यादा फाइन डिवाइड हो जाएगा उतना ज़्यादा एरिया, सरफेस एरिया हो जाएगा, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतनी ज़्यादा, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया, हायर सरफेस एरिया
हायर एडजॉर्प्शन। ठीक है जी, बात क्लियर हो गई। चलो जी, उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन जो आ जाता है, ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन क्या होती है। ठीक है जी, देखो कितना जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनता है आपको पता है, एक H2 मॉलिक्यूल, एक H एटम और दूसरा H एटम कंबाइन करके बनता है। अब आपकी हाइड्रोजन जो गैस होगी उसमें बहुत सारे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, ये भी आपको बात क्लियर है। एन नंबर ऑफ एवोगाड्रो नंबर, एक मोल लेंगे तो एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। अब कहता है आपको पता है हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन है। ठीक है, एक हाइड्रोजन एटम के अंदर एक प्रोटॉन होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन स्पिन करता है वैसे प्रोटॉन भी स्पिन करता है। प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर स्पिन कर रहा होता है। ठीक है, अगर तो जिस डायरेक्शन में, मान लो ये एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आपने नोट लिया। ठीक है जी, एक हाइड्रोजन एटम में जिस डायरेक्शन में न्यूक्लियस स्पिन कर रहा है, दूसरे हाइड्रोजन एटम में भी ये एक मॉलिक्यूल है, उसके अंदर दो हाइड्रोजन एटम होते हैं। जिस डायरेक्शन में एक का प्रोटॉन स्पिन कर रहा है, दूसरे हाइड्रोजन का भी उसी डायरेक्शन में अगर प्रोटॉन स्पिन कर रहा हो, तो ऐसे हाइड्रोजन को ऑर्थो हाइड्रोजन कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्थो हाइड्रोजन। और पैरा हाइड्रोजन क्या होगा? अगर एक का हाइड्रोजन एक डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है, दूसरे का हाइड्रोजन ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पिन कर रहा हो, ये एक मॉलिक्यूल है या डिफरेंट मॉलिक्यूल है। यानी कि हाइड्रोजन गैस के अंदर दो तरह के हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हो सकते हैं, एक ऑर्थो हाइड्रोजन और दूसरा पैरा। पैरा में क्या होता है, एक की न्यूक्लियर स्पिन, प्रोटॉन की स्पिन दूसरे के प्रोटॉन की स्पिन के ऑपोजिट होती है। यहाँ पे दोनों की डायरेक्शन स्पिन की, प्रोटॉन की स्पिन की क्या होती है? सेम होती है। ठीक है जी, स्पिन और प्रोटॉन सेम, स्पिन और प्रोटॉन और न्यूक्लियस आर ऑपोजिट। ठीक है जी, अगर आप रूम टेम्परेचर पे देखो, आपकी हाइड्रोजन गैस के अंदर जो आपकी हाइड्रोजन गैस होती है उसके 75% उसका 75% उसमें कौन सी होती है? ऑर्थो। और पैरा कितना? 25, यानी कि 3:1 की रेशो होती है। 3:1 की रेशो में होते हैं, 3 ऑर्थो 1 पैरा। ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, लो टेम्परेचर पे ऑर्थो की परसेंटेज ऑफ पैरा इंक्रीजेस, एट लो टेम्परेचर परसेंटेज ऑफ पैरा इंक्रीजेस। ठीक है, ऑर्थो ज़्यादा स्टेबल है, ऑर्थो इज मोर स्टेबल, तभी वो ज़्यादा एग्जिस्ट करती है रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, देखो कहता बनानी कैसी हो, कहता अगर आप हाइड्रोजन पास करते हो किसके ऊपर? चारकोल के ऊपर, तो पैरा फॉर्म एब्जॉर्ब होती है, एब्जॉर्ब बोल रहा हूँ सॉरी, एड्जॉर्ब होती है, पैरा फॉर्म एड्जॉर्ब होती है। ठीक है, और उसको आप काफ़ी हफ्तों तक स्टोर करके भी रख सकते हो एड्जॉर्ब फॉर्म में। ठीक है जी, ऑर्थो फॉर्म इज़ मोर स्टेबल देन पैरा फॉर्म। अगर पैरा फॉर्म जो होती तभी तो 75% आपको ऑर्थो मिलती है, और अगर पैरा जो होती है वो ट्राई करती रहती है ऑर्थो में कन्वर्ट होने की। ठीक है, और अभी भी आपका ऑर्थो ज़्यादा स्टेबल है। स्टिल ऑर्थो फॉर्म हैज़ नॉट बीन आइसोलेटेड इन प्योर फॉर्म। किताब अगर पैरा हाइड्रोजन को ऑर्थो में कन्वर्ट करना हो, कैसे करो? हीट कर दो। ठीक है, हाई टेम्परेचर पे तो ऑर्थो स्टेबल है। प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लाइक आयरन और प्लेटिनियम, मिक्सिंग पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल्स है ऑक्सीजन। ठीक है, पासिंग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज और बाय मिक्सिंग विद एटॉमिक हाइड्रोजन। इन तरीके से आप पैरा को किस में कन्वर्ट कर सकते हो? ऑर्थो में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है जी, डिफरेंस इन टू फॉर्म्स इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। एट ऑर्थो इज मोस्ट स्टेबल, पहले बोल चुके वेपर, सब कुछ ऑर्थो का ही हायर है। कंडक्टिविटी बस पैरा की हायर होती है। वेपर प्रेशर ऑफ ऑर्थो इज मोर, स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑर्थो इज मोर, कंडक्टिविटी ऑफ ऑर्थो इज लेस देन पैरा। बस आपको यही याद रखना है, सब कुछ ऑर्थो का ज़्यादा है, सिर्फ कंडक्टिविटी को छोड़ के। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ पैरा का तो जीरो होगा, वाइल ऑर्थो हैज ट्वाइस दैट ऑफ द प्रोटॉन। समझ लग गई? सब कुछ ऑर्थो का ज़्यादा है, सिर्फ कंडक्टिविटी को छोड़ के। इन शॉर्ट आप याद कर सकते हो ये। ठीक है, देखो ये नोट कर लो एक बात, द न्यूक्लियर स्पिन ऑफ आइसोमर आर नोन। द न्यूक्लियर पैरा ऑर्थो में पैरेलल होती है और पैरा में एंटी पैरेलल होती है, और ऑर्थो की पैरा की एनर्जी लो होती है, इसलिए वो लो टेम्परेचर पे फेवरेबल होता है। ठीक है जी, ऐसे जैसे ऑर्थो पैरा हाइड्रोजन थी, वैसे ऑर्थो पैरा ड्यूटेरियम भी होता है। और लो टेम्परेचर पे यहाँ पे कौन सा स्टेबल होता है? पैरा।
लो टेम्परेचर पे यहाँ पर कौन सा स्टेबल होता है, ऑर्थो। 100% ऑर्थो D2 आइसोमर एग्जिस्ट एट 0 केल्विन। ठीक है जी। ऑर्थो और पैरा का यहाँ पे क्या रेशियो था, हाइड्रोजन के केस में 3:1 था, पर ड्यूटेरियम के 2:1 हो जाएगा, बस बात खत्म। और आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ हाइड्रोजन हो गई आपके लिए। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे डाई हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन आप देख लो, जो बने हैं वो नोट कर लो, आप क्वेश्चन पढ़ सकते हो जाके। ठीक है जी, डाई हाइड्रोजन। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन आ गए। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सबसे पहले फ्रॉम वाटर। आपको पता है एक्टिव मेटल को पानी में डालो, कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। कुछ क्या करते हैं, बाय एक्शन ऑफ वाटर ऑन मेटल्स ऑन। अब देखो, कुछ मेटल्स क्या करते हैं, जैसे कि अल्कली मेटल्स हो गए या बहुत एक्टिव अल्कलाइन अर्थ मेटल, कैल्शियम, बेरियम वगैरह, ये करते हैं कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस निकाल देते हैं और अपना ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड बना लेंगे। ठीक है, ठीक है। और कहता है जी, अब ये देखो, रिएक्शन विद अल्कली मेटल। अब ये जो हाइड्रोजन गैस निकली है, ये आपको पता है हाइड्रोजन का इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है। ठीक है, और ये जो रिएक्शन की है अल्कली मेटल की आपने पानी के साथ, ये काफ़ी एक्सोथर्मिक होती है। तो हाइड्रोजन जो लिबरेट करती है वो क्या कर देती है, फायर कैच कर लेती है टू स्लो डाउन द रेट। तो कहता है जी, अल्कली मेटल अमेलगम आर यूज्ड। यहाँ पे प्योर मेटल नहीं यूज़ करते, अल्कली मेटल का अमेलगम यूज़ करते हैं, यानी कि अल्कली मेटल का मरकरी में सोल्यूशन यूज़ करते हैं। ठीक है, और इससे क्या होगा, अगर आप उसको मरकरी के अंदर डिजोल्व करके यूज़ करोगे, थोड़ा बहुत ही आपका जो अल्कली मेटल होगा वाटर के कांटेक्ट में आता है, तो रिएक्शन स्लो होता है, इतना फास्ट, इतनी ही ज़्यादा हीट रिलीज नहीं होती। ठीक है जी। और कुछ जो लेस रिएक्टिव मेटल है उनको हम क्या करना पड़ता है, बॉइलिंग वाटर के साथ रिएक्शन करना, जैसे मैग्नीशियम, जिंक, एल्यूमिनियम, ये बॉइलिंग वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। ठीक है जी, रिएक्शन सेम है। ठीक है, अब ये अपने ऑक्साइड बनाते हैं, वो हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, ये क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं। अगली रिएक्शन बाय एक्शन। अब ये बॉइलिंग वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, और कुछ और लेस रिएक्टिव किसके साथ रिएक्ट करेंगे, जैसे कि डी ब्लॉक के मनफीको निकोजन, आयरन, कोबाल्ट, निकल, क्रोमियम, टिन वगैरह, ये किसके साथ, स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। और ठीक है जी, ये Fe3O4 बना। ठीक है, तो हाइड्रोजन निकल गई साथ में। ठीक है, एग्जांपल बताएगी ये लेंस प्रोसेस में हम आगे जाके देखेंगे। लेंस प्रोसेस इज यूज फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन, आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे कैसे आयरन के ऊपर ही हम क्या करते हैं, सिन गैस और क्या करते हैं, वाटर का के साथ ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, आगे जाके देखते हैं अभी। अब आगे एक्शन ऑफ वाटर ऑन आयनिक हाइड्राइड्स अल्कली मेटल, जैसे अल्कलाइन अर्थ मेटल के ऊपर अगर वाटर डालोगे, अब हाइड्राइड क्या देते हैं, H- थे, उनके ऊपर H वाटर डालोगे, ये अगर H- देगा, हाइड्राइड्स आपको H- देंगे, वाटर आपको H+ दे सकता है, वो कंबाइन करके क्या क्या बना सकता है, H2, इसने H+ दे OH-। ठीक है, अब ये H- इसके H+ कंबाइन OH इनके साथ, बाकी यानी कि आयनिक हाइड्राइड्स के ऊपर वाटर डालोगे, जो मेटल होगा उसका क्या बना देना, हाइड्रोक्साइड बना देना है, और साथ में हाइड्रोजन गैस लिख देनी है। ठीक है जी। अब सोडियम बोरोहाइड्रेट के ऊपर भी अगर पानी डालो तो सोडियम मेटाबोरेट बनता है। क्या बनता है, सोडियम मेटाबोरेट। ठीक है, इसका दूसरा फॉर्मूला क्या हो सकता है जी, Na2B, इसको ऐसे भी लिखते हैं, सोडियम मेटाबोरेट का दूसरा फॉर्म, इसको ऐसे भी लिखा हो सकता है Na2B2O4। ठीक है जी। हालांकि इसको ऐसे भी लिखा हो सकता है Na2B2O4। ठीक है, क्योंकि आपका क्या है जी, और यहाँ से आपका हाइड्रोजन निकल के, अब कुछ नहीं है एक्चुअली, हुआ क्या है देखो, बोरोहाइड्राइड के ऊपर 4 H लगे हुए हैं, H-, ये H- दे सकता है। अब यहाँ से वाटर क्या देगा आपको, 4 OH- दे दे, अगर 4 H+ इसके साथ कंबाइन कर जाएं तो 4 OH आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। तो अब क्या बन गया, बी के ऊपर OH 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 OH। ठीक है जी, तो ये हो गया, कितने ऑक्सीजन हो गए। अब सोडियम हट जाएगा, सोडियम लग जाएगा
तो क्या बन जाए, कितने ऑक्सीजन कितने हो गए, 4 हो गए। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन होता है सोडियम मेटाबोरेट का। ठीक है, आगे अब अगर आपका स्टीम का एक्शन हो जाए किसके ऊपर, स्टीम का एक्शन हो जाए हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड बन गई और साथ अब ये देखो निकल कैटलिस्ट डाला हुआ है। ठीक है, 1000 केल्विन पे, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन सिन गैस बन गई। ऐसे मीथेन के ऊपर स्टीम का एक्शन निकल की प्रेजेंस में, तो सिन गैस, ये सिन गैस मैन्युफैक्चर। इसके आगे आप आयरन के साथ ट्रीट करते हो तो कार्बन, आप आगे पढ़ेंगे हम कि हम सिन गैस को की एनहांसमेंट करते हैं, इसको कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं, तो होती है वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। आगे देखेंगे, एक सिन गैस होती है, एक होती है वाटर गैस। वाटर गैस क्या बोली जाती थी, 1:1 कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का 1:1 का मिक्सचर बोला जाता था वाटर गैस। ठीक है, और सिन गैस 3:1 लगा लो, बट आजकल सिन गैस हर एक के लिए सिन गैस ही कॉम्पोजिशन, ये 3 हो गई, ये 1 हो गई, देखो। ठीक है जी, 3 हाइड्रोजन 1 कार्बन मोनोऑक्साइड, सिन गैस। इसको सिन गैस इसलिए बोलते थे क्योंकि ये क्या करते हैं, इससे हाइड्रोकार्बन बनाने में मदद मिल जाती है, यानी कि इससे हम क्या, अगर रिवर्स रिएक्शन देखो तो हम क्या मिथेन बना सकते हैं, बड़ा कुछ बन सकता है। ठीक है, आपने ऑक्सो प्रोसेस भी देखा होगा, वहाँ पे भी एल्डिहाइड फॉर्मेशन हो जाती है, बढ़िया हाइड्रोकार्बन को बनाने में यूज़ होती है, इसलिए इसको सिन गैस बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग क्या है, बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तब भी आपके पास क्या बन सकता है, क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोजन बन सकती है। और ये आपने 10th में भी पढ़ा हुआ है, जब आप वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करते थे कि 4H पॉजिटिव 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में कन्वर्ट होता है, 2H2 में कन्वर्ट होता है, और ऑक्सीजन 4 OH नेगेटिव जो होते हैं अपने में से 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं और आपका वाटर बनता है, और साथ में क्या बनता था, ऑक्सीजन गैस बनती थी। ठीक है जी, ये ठीक है, तो ये एनोड, ये रिएक्शन होता था एनोड पे और ये रिएक्शन होता था कैथोड पे। और आप ये क्वेश्चन भी कर चुके हो कि वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड इज डबल ऑफ द ऑक्सीजन, ये देख सकते हो इस रिएक्शन के दौरान क्या हो रहा है, समझ लगी। चलो आगे चलते हैं, फ्रॉम एसिड्स, एसिड से आप हाइड्रोजन कैसे बना सकते हो, अब मेटल डालो तो एसिड हाइड्रोजन गैस बनती है और उनके सॉल्ट बन जाते हैं। और ये रिएक्शन कौन कर सकता है, ऐसे मेटल जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर पड़े हुए हैं, विच आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। ठीक है जी, आयरन जिंक मैग्नीशियम वगैरह। ठीक है, इससे लोअर वाले नहीं करते। कहता है जी अब अगर आप कहते हो एसिड जो यूज़ करते हो उसमें आप HNO3 क्यों नहीं यूज़ करते ज़्यादातर, ये भी एक क्वेश्चन है। कहता है जब आप मेटल पे एसिड डाल के हाइड्रोजन बनाना चाहते हो तो आप क्या करते हो, HNO3 एसिड यूज़ नहीं करते। ये क्वेश्चन आ जाता है, क्यों, क्योंकि HNO3 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, वो क्या करता है, मेटल के सरफेस के ऊपर एक ऑक्सीडाइजिंग लेयर बना देता है, एक ऑक्सीडाइजिंग लेयर बना देता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका मेटल एक्सपोज नहीं है, फर्दर रिएक्शन नहीं होगा, बिकॉज इट इज़ गुड एंड प्रोटेक्टेड लेयर ऑक्साइड इज फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल। ये आपको क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है जी, आई होप सो आपको मैंने ये बात क्लियर कर दी है, नोट करते जाना जो जो बातें मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब अगले लेक्चर में हम करेंगे लेबॉर्ट्री प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, थैंक यू, और मैन्युफैक्चर ऑफ हाइड्रोजन ऑन कमर्शियल स्केल। थैंक यू जी।